हाँ भाई। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में वो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने कॉम्पटन इफेक्ट देखा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको हम लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पार्टिकल नेचर की ज़रूरत पड़ती है, और ड्यूल नेचर ऑफ लाइट यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। तो यही एक और एक्सपेरिमेंट जिसको बार बार देखा गया और उसको एक्सप्लेन करना उस समय इम्पॉसिबल था। तो उसमें एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। तो बोर ने हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा था उसको एक्सप्लेन किया था बेसिकली। तो बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या था। अगर तुम्हारे पास किसी सिलेंडर में या क्वार्ट्ज में ये ट्यूब है, और इसके अंदर में मान लो हाइड्रोजन फिल कर दी, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पार्क देके या फिर इसको किसी तरीके से एक्साइट कर दिया जाता है हाइड्रोजन को, तो ये कलर इमिट करता है। और कलर भी एक खास वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट इमिट करता है। और वो चार तरीके की विजिबल रीजन में चार तरीके की वेवलेंथ थी, चार अलग अलग वेवलेंथ थी। कौन कौन सी थी वो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, फिर 486 नैनोमीटर और 656 नैनोमीटर। ये कुछ खास खास वेवलेंथ थी। इनके करस्पॉन्डिंग अलग चार अलग अलग कलर की लाइट इमिट हो रही थी स्पेक्ट्रम से। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किए। और उस समय जो भी इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे ये वेवलेंथ को बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता था, उस जिस प्रीसेशन तक वेवलेंथ को मेजर किया जा सकता था उस प्रीसेशन तक ये वेवलेंथ सही सही कैलकुलेट की हुई है। इसके अलावा कोई और वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट इमिट नहीं हो रही थी। तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। यानी खास वेवलेंथ 410 नैनोमीटर ऑब्जर्व हो रही है, 656 नैनोमीटर ऑब्जर्व हो रही है, इसके बीच की नहीं। मतलब 450 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग नहीं, 490 के करस्पॉन्डिंग नहीं। तो ये कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इसके लिए फिर अलग अलग लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। और एक मैथमेटिक्स के सीनियर सेकेंडरी लेवल के टीचर थे जो जिनका नाम था बामर। उनको ये काम दिया गया कि तुम ये बताओ कि किसी फॉर्मूले में किसी सीक्वेंस में ये वेवलेंथ को कैसे फिट कर सकते हैं। तो उन्होंने मैथमेटिकली एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले के हिसाब से, और फॉर्मूला क्या था, वो था 1/λ इज इक्वल टू 1/λ कोई कांस्टेंट आर, और 1/2² माइनस 1/ni²। और यहाँ पे ni की वैल्यू 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे ये कोई सूटेबल कांस्टेंट ले ले और ni की वैल्यू 3, 4, 5, 6 ये वैल्यू रखें, तो ये नंबर इजीली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। यानी इस फॉर्मूले में r की कोई एक सूटेबल वैल्यू ले लें और ni की वैल्यू 3 रखेंगे,
तो कौन सी वेवलेंथ हमें मिल जाएगी? 4 रखेंगे तो इनमें से कोई सी एक मिल जाएगी। अब कैसे मिलेगी वो तुम देख लो, कौन सी मिलेगी? तो 1/λ की वैल्यू है। अब 1/λ की वैल्यू है तो यहाँ पे ni की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर छोटा होगा तो इसमें से कम घटेगा, कम घटेगा इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा, और ये नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब वेवलेंथ छोटी होगी। नंबर बड़ा होगा तो वेवलेंथ 1/that नंबर, वेवलेंथ छोटी होगी मीन्स 410। 6 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें मिलेगा 410 नैनोमीटर, 5 के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 434 नैनोमीटर। ठीक है, इसके अंदर में वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे 3 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा 656 नैनोमीटर एंड सो ऑन। इसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा अपने को 486 नैनोमीटर। ये नंबर अगर रखें तो ये वेवलेंथ के नंबर्स है, ये प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, ये जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था, बामर ने इस फॉर्मूले को दिया था। ठीक है, लेकिन केवल ये नंबर्स को फिट करके उन्होंने देखा और ये फॉर्मूला दे दिया था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर ने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम का, और उस मॉडल के अकॉर्डिंग बोर ने ये बताया कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस है पॉइंट, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, और ये यहाँ पे प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, सर्कुलर ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें वो स्टेबल रहे, और ऐसे ऑर्बिट को नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट को क्या नाम दिया गया? स्टेशनरी ऑर्बिट। तो उसने आर रेडियस के सर्कल में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ये क्लासिकल थ्योरी की धारणाओं से बिल्कुल अलग था, कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि ये पार्टिकल, अगर चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल में एसिलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एसिलरेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब एसिलरेशन लग रहा है इस पे, इसीलिए सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर एसिलरेट कर रहा है तो रेडिएशन इमिट करेगा, और रेडिएशन इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी और धीरे धीरे ये इस न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है जिसमें उसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है, और ऐसे ऑर्बिट को उसने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और फिर इसको एक्सप्लेन, ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा था ये स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग लाइट इमिट हो रही थी, उनको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स के कुछ अजम्पशन लिए गए, और फिर एक अजम्पशन जो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से लिया गया, जो प्लांक के जो रेडिएशन का लॉ था, हाइपोथेसिस थी, उसी हाइपोथेसिस से लिया। और वो अजम्पशन कैसे लिया उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये बोर ने जो ये काम किया, उसके जब पेपर में हम देखते हैं तो उसमें उसने कैसे एक्सप्लेन किया उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और वो फोर्स क्या है यहाँ पे? एक्चुअल फोर्स वो है हाँ भाई, तो सबसे पहले फोर्स कौन सा लगेगा? यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे प्रोटॉन है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, और वो फोर्स होगा के Q1 Q2 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर रेडियस के ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इतना, और ये किसके बराबर, mv² अपॉन आर के बराबर। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारे पास हो जाएगी 1, फोर्स की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस r से r को कट कर दें तो ये हो जाएगा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बराबर mv²। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। नाउ अब इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, इसकी टोटल एनर्जी भी हम देख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस माइनस अब के Q1 Q2 अपॉन आर यानी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन आर। ये इसकी टोटल एनर्जी हो गई। ओके, और यहाँ पे E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv² है, हम देख रहे हैं। तो इस इक्वेशन को 2 कहते हैं। इन दोनों इक्वेशन का रिजल्टेंट इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो इक्वेशन क्या होगी देखो, E इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस mv²। तो ये आ जाएगा माइनस का हाफ mv²। ओके, माइनस का हाफ mv²। और क्या लिख सकते हैं इसको, mv² की वैल्यू इतनी है तो माइनस का E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी हो सकता है, और इज इक्वल टू माइनस का E² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये टोटल एनर्जी को केवल r की टर्म में लिखना है या केवल v की टर्म में लिखना है, दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 3। इसके बाद यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन के मूव होने की फ्रीक्वेंसी इस ऑर्बिट में, वो ओमेगा अगर है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। और ओमेगा होता क्या है, ओमेगा तुम्हारे पास हो जाएगा, ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई न्यू है यहाँ पे। एंगुलर v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, हमें पता है। v इक्वल टू ओमेगा आर से v कितना आ जाएगा, 2 पाई न्यू इंटू आर। v इक्वल टू ओमेगा आर से। ओके, तो ये एक इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू इंटू आर, ऐसे। तो ये v आ गया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने कह दिया 4। तो यहां तक तो सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स यूज की गई। अब जो अजम्पशन है, वो अजम्पशन क्या है, प्लांक के हाइपोथेसिस का यूज किया, और ये माना गया कि जो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आया, तो यहां से यहां आएगा तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। किस ऑर्डर में एनर्जी रेडिएट करेगा, तो वो था कि एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल,
एनर्जी जो होगी वो एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल होगी, या तो एच न्यू या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू जो भी होगी। तो फ्रीक्वेंसी है उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एनर्जी होगी, और उसका इंटीजर मल्टीपल। तो बोर ने ये माना कि यहाँ से अगर मान लो किसी एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में आया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ ν/2। फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हो गया? ν/2। ν/2 उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ, तो एनर्जी कितनी रेडिएट करेगा? तो वो -E बराबर हो जाएगा n टाइम्स h टाइम्स फ्रीक्वेंसी। ये इतनी एनर्जी अगर यहां से यहां आ रहा है किसी एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज अगर ν/2 हो रहा है, तो फिर तो टोटल एनर्जी में चेंज होगा वो हो जाएगा n टाइम्स h टाइम्स ν/2। फ्रीक्वेंसी में चेंज ν/2 है, ध्यान रहे। तो यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 5। ओके, अब हमें क्या करना है इन इक्वेशंस का यूज करके। ये इक्वेशंस है हमारे पास, और इन इक्वेशंस का अगर यूज करना है तो क्या आएगा देखो। यस, तो हमें एनर्जी लिखनी है, एन उसमें आर नहीं आना चाहिए, वी नहीं आना चाहिए, तो वी और आर को इलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, वी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 पाई न्यू इंटू आर है। ध्यान देखो, वी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू आर। ठीक है, 2 पाई न्यू इंटू आर। तो यहां से तुम्हारे पास न्यू कितना आ जाएगा, या पहले हम आर की वैल्यू रख दें, आर इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई न्यू। आर इज इक्वल टू वी अपॉन 2 पाई न्यू। अब इस इक्वेशन थ्री में आर की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो ई आ जाएगा, ई वी की टर्म में आ जाएगा। ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा माइनस का ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और आर की जगह मैं क्या लिख दूं, वी अपॉन 2 पाई न्यू ऊपर चला जाएगा, 2 पाई न्यू ऊपर चला जाएगा। 2 पाई से यहाँ पे ये कट जाएगा 4 बार, यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ई बराबर माइनस का ई स्क्वायर न्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। ओके, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ई स्क्वायर न्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ऐसा। अब ध्यान दें, E इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है, माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर है। तो E इक्वल टू माइनस का हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर मीन्स इसका होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, e की पावर 4 न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें, E बराबर E का क्यूब हो जाएगा, E क्यूब बराबर कितना, माइनस का m e की पावर 4 न्यू स्क्वायर अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट, बस इतना आ जाएगा।
और यहाँ से देखो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी थी ई माइनस ई इज इक्वल टू माइनस का ई इज इक्वल टू एन एच न्यू बाई 2। तो यहाँ से न्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 ई माइनस का 2 ई डिवाइड बाई एन एच, ये न्यू आ गया। और न्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास न्यू की वैल्यू रखने से कितना आ जाएगा उसको देखें। ई स्क्वायर ई क्यूब बराबर माइनस का एम ई की पावर 4 अपॉन 32 एप्सिलॉन नोट, तो ये आ गया। न्यू स्क्वायर की जगह 4 ई स्क्वायर, तो 4 ई स्क्वायर, न्यू स्क्वायर की जगह 4 ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर कट जाएगा और ये यहाँ से हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी एनर्जी की, एनर्जी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस का एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नोट एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये वैल्यूज तुम्हारे पास है, सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको तुम वैल्यू रखोगे तो E बराबर कितना हो, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये एनर्जी की वैल्यू आएगी, है ना। ठीक, तो एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली। अब ये जो एनर्जी की वैल्यू है n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम प्लॉट करें, n इक्वल टू 1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 2 माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 3 माइनस 13.6 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 के लिए अगर देखें, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 16। n इक्वल टू 5 के लिए देखें तो ये मिलेगा अपने को माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 25। n इक्वल टू 6 के लिए देखें तो ये मिलेगा माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर कोई ट्रांजिशन यहां से यहां होता है तो ये n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 2 ट्रांजिशन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप लार्जेस्ट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ मिलेगी इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वो मिनिमम वाली मिलेगी।
यानी जो हमने लिखा था 410 नैनोमीटर, ये 410 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। ऐसे ही n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में जो ट्रांजिशन होगा वो 434 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग होगा। यहाँ से यहाँ अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है तो वो 486 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग होगा। और अगर यहाँ से यहाँ कोई ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2, वो 656 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन होगा। तो इस तरीके से इस स्पेक्ट्रम को बहुत ही आसानी से सोल्व किया जा सकता है। और जो रिजल्ट है यहाँ पे En अपने पास आया वो कितना होगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n स्क्वायर। ये एनर्जी आइगेन वैल्यू होगी। और इस एनर्जी को अगर हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमदा ई इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू होगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ओके, एंड देन इसको ई अपॉन एच सी निकालें, एच सी से डिवाइड कर दें। ई अपॉन एच सी इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन लेमदा, 1 अपॉन लेमदा। और 1 अपॉन लेमदा आ गया तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इंटू एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म नैनोमीटर 1 अपॉन नैनोमीटर आ जाएगा। और 1 अपॉन लेमदा की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी आर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एन स्क्वायर। आर बाकी ये सारा का सारा मामला है वो रिडबर्ग कांस्टेंट इसको बोलते हैं। और यहाँ से अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, फाइनल स्टेट एन इक्वल टू 2 है, इनिशियल स्टेट से कोई फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो जो शिफ्ट आएगा 1 अपॉन लेमदा की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आएगी, वो आएगी 1 अपॉन लेमदा इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर, फाइनल स्टेट के करस्पॉन्डिंग 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एन आई इज इक्वल टू मैंने तुम्हें बताया 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो अगर कोई ट्रांजिशन n ग्रेटर देन 3 से n ग्रेटर देन 2 से n इक्वल टू 2 में होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज बनती है उसको नाम दिया गया बामर सीरीज। बामर सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, बामर सीरीज। और n ग्रेटर देन 1 से n इक्वल टू 1 में जो ट्रांजिशन होता है, यानी यहाँ पे 1 स्क्वायर कर दें तो वो सीरीज बनेगी, उसको लाइमन बोलते हैं। बामर सीरीज विजुअल रेंज में आती है और ये 4 वेवलेंथ है, वो n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 लिखने से 4 वेवलेंथ तुम्हें मिलती है। उसको बोर ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। बोर ने थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया, उसके लिए उसने जो प्लांक के रेडिएशन लॉ है, प्लांक की जो हाइपोथेसिस है उसका यूज किया, यानी बिना उसके इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल था। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ उसी दशक के दौरान जिसमें कि लाइट का ये जो लाइट का ड्यूल नेचर यहाँ पे शो होता है, लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। तो प्लांक का हाइपोथेसिस क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई और यहाँ से हम बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे मैंने बताया कॉम्पटन इफेक्ट है,
उसको हमने एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। और ये वाला हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा है, इसको एक्सप्लेन किया गया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे जिनको इस लाइट के दूसरे ड्यूल नेचर की वजह से एक्सप्लेन किए जा सके। राइट, तो ये कहानी थी इसकी। और बामर के सम्मान के लिए, क्योंकि बामर ने ये फॉर्मूला बहुत पहले ही दे दिया था, किसी ने काम दे दिया था बामर को कि आप ये वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में मिलती है, तो आप इसको सेट करो किसी फॉर्मूले में और मैथमेटिकल इक्वेशन कोई बना के दो। तो बामर ने ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई। और ये सारा का सारा काम किस तरीके से बोर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक्स के हाइपोथेसिस का यूज किया और इसको नाइसली एक्सप्लेन किया गया। नाउ प्लांक ने फिर अपने पेपर में आगे ये भी लिखा था कि वो इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो उसने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 के हो, केवल वो ही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। यानी हर एक स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो जो चौथी इक्वेशन मैंने लिखी थी, उस चौथी इक्वेशन को हम अपनी टेक्स्ट बुक में ये वाली इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं, mvr = nh/2π, ये मानते हैं। और इसके अलावा एक इक्वेशन हम ये लेते हैं, 1/4πε0 फोर्स की, E²/r² बराबर mv²/r। ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए न्यूटन्स लॉ है, सीधा सीधा लगाया। और दूसरी इक्वेशन हमने ये ली। और टोटल एनर्जी की एक इक्वेशन और ले लेते हैं, वो होगी 12mv² -E²/4πε0r। आजकल हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं ये तीन इक्वेशन हम लेते हैं और तीन इक्वेशन की हेल्प से फिर एनर्जी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेम रिजल्ट निकल करके आता है जो मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था, लेकिन बोर ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, प्लांक की हाइपोथेसिस को कैसे यूज किया और फाइनल रिजल्ट कैसे आया, तो उसी फॉर्मूलेज को यूज करके जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, ये वाला एक्सप्रेशन भी डेराइव किया जा सकता है। mvr = nh/2π। और यहाँ पे mvr क्या है, एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, जिस ऑर्बिट में वो मोशन कर रहा है उस ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है तो वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। ये बोर ने बाद में अपने जो पेपर लिखा था उसमें तीसरे चौथे पेपर में उस पेज में उन्होंने ये डेरिवेशन किया था जो मैंने करके बताया है, और 15वें 16वें पेज पे जाके उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। आज हम पोस्टुलेट में सबसे पहले यही पढ़ते हैं। तो बोर ने ये ऐसा नहीं किया था, वहां से शुरुआत की थी और फाइनल में कंक्लूजन उन्होंने ये लिखा था। तो ये था बोर का मॉडल जो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्होंने दिया था। ओके।